ये अर्जक बौद्ध और वामसेफ वाले जो हैं इतनी साधारण बातों को नहीं जानते होंगे, लेकिन जान के इनकार करना उनकी मतलब आदत है। किसी बात को जान के झूठ लिखना है, काहे कोई कितना, वो तो फुल टाइमर हैं, उनको आय के अल्टरनेटिव स्रोत हैं, विदेशों से भी फंडिंग है। और जो हिंदू हैं या इस तरह के समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, उनके पास कोई अल्टरनेटिव स्रोत नहीं है। उन्हें नौकरी भी करना है, खेती भी करना है, व्यापार भी करना है, कभी कभार फेसबुक या सोशल मीडिया कभी कभार यूज कर लेते हैं। तो वामसेफ वाले सबसे पहले लोगों को तर्क क्या देते हैं कि पहले आदमी को शूद्र बनाओ, शूद्र बनेगा, मनोबल टूटेगा तो फिर बौद्ध बनेगा, और फिर उसके बाद बौद्ध के बाद पता नहीं क्या बनेगा। हो सकता है देश के खिलाफ जाए, जो भी करे। मतलब एक स्टेप है बौद्धिज्म, अंतिम स्टेप तो नहीं है, बीच में एक निश्चित तौर पे वो एक पड़ाव है। अंतिम स्टेप नहीं, अंतिम टारगेट कुछ और है, क्योंकि जहाँ से फंडिंग हो रही है वो देश तो बौद्धिज्म के लिए फंडिंग नहीं करेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के बामियान में जिस तरह से बुद्ध की पर्वत आकार की मूर्तियाँ बम लगा के उड़ाई गई थी, हमें नहीं लगता कि उस समुदाय का बौद्धिज्म के प्रति कोई निष्ठा है। तो इनका जो भी टारगेट हो, ये भी विक्टिम ही बन रहे हैं, लेकिन इतना जोर लगाए हैं और झूठ को सत्य, सबसे पहला झूठ तो ये बोलते हैं कि जितने भी ओबीसी होने के कारण आप शूद्र हैं। तो ओबीसी के का डिफिनेशन, पहले तो इनको ओबीसी का मतलब ही नहीं पता है। अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, जब पिछड़ा वर्ग होता है, और वर्ग में सभी कोई आता है। किसी कारण से अगर राजपूत पिछड़ा रह गया है किसी राज्य में, उसमें गलती किसी राज्य में अगर राजपूत पिछड़ा है तो वो भी ओबीसी में आता है। गुजरात के राजपूत ओबीसी में आते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान जो राजपूतों का गढ़ है, वहाँ भी बघेल राजपूत जो हैं, बघेल नहीं, राव राजपूत ओबीसी में आते हैं। इसी तरह भरतपुर का जाट जनरल में आता है, और बाकी राजस्थान का ओबीसी में आता है। तो ओबीसी का ये मतलब कतई नहीं कि ओबीसी माने शूद्र, लेकिन ये इसको प्रचारित करते हैं, और विशेष तौर पर कुर्मी को कहते हैं कि ओबीसी होने के कारण आप शूद्र हैं। अच्छा, कुर्मी को स्पेशल टारगेट क्यों किया जाता है कि जब जब इस देश पे अब्दाली आया है, या अब्दाली जैसे किसी व्यक्ति ने भारत को पान समझ के चबाने की कोशिश की है, ऐसे तो पटती नहीं है, लेकिन ब्राह्मण और कुर्मी उस समय पानीपत में साथ साथ खड़े हो जाते हैं और रोक लेते हैं। कुर्मी एक ऐसी जाति है जिसकी आबादी भारत में हर जगह है, 5% ही हो, 2% ही हो, लेकिन है ज़रूर। इसके अलावा उस इंटरलिंकिंग कास्ट है, कई ऐसी जातियां हैं जो कि कुर्मियों से अपने को जुड़ा महसूस करती हैं। जैसे कोयरी हो गए, सीधे सीधे छोटा भाई खुद को मानते हुए आ जाते हैं बड़ा भाई मान के। कोल हो गए, लोधी हो गए, और ऐसी कई जातियाँ हैं, शायद कुछ राजपूत भी हो गए। और इसके अलावा भूड़िहार जो है नेशनलिज्म के नाम पे कितना भी विरोध हो, कुर्मियों के साथ आ ही जाते हैं देश के नाम पे। चितपावन ब्राह्मण हो गए और दूसरे ब्राह्मण हो गए, वो भी आ ही जाते हैं। तमाम मतलब तमाम आपस के मतभेद भुला के देश के लिए तो आ ही जाते हैं। कुर्मी एक ऐसी जाति है जो कि देश को जोड़ लेती है, कहीं ना कहीं से अगड़े पिछड़े सबको जोड़ लेती है। और ब्राह्मण तो देश और हिंदुत्व के लिए आ ही जाता है, तो कुल मिला के सबको जोड़ लेती है। इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट इनको किया गया है। कुर्मियों को शूद्र बनाओ और हिंदुज़म से दूर करो, तो जाके ये जो हिंदुत्व को जोड़ने वाली जो जाति है, ये सबसे प्राचीन क्षत्रिय, मूल क्षत्रिय, जिससे ज़्यादातर, हालांकि राजपूत घमंड में इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षत्रिय वंशावली कुर्मियों से ही निकली। उनके भी जो पुराने पूर्वजों के स्मारक वगैरह उन पर कुर्मवंशी लिखा हुआ है सबके। लेकिन आज अब नए बच्चे भाई तो ताव में हैं, घमंड में हैं, उनको ठेकेदारी उकेदारी हर चीज़ में है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस समय कि उनके पूर्वज क्या कुर्मी से कोई रिश्ता था। खैर, कोई मतलब भी नहीं है, उनके बिना भी नेशन को जोड़ सकते हैं। अभी हम लोग अगर इतने लोगों को अगर अपने साथ मिला लेते हैं, हम लोग हैं ही, कोयरी हो जाते हैं, कोल हो जाते हैं, लोधी हो जाते हैं, अगर इतने लोगों को मिला लिया जाता है तो मैनेज है। ब्राह्मण आएगा ही आएगा, चितपावन आएगा ही आएगा, भूड़िहार आएगा ही आएगा, क्योंकि आएगा, हमारे लिए नहीं आएगा तो देश के लिए आएगा। देश के साथ ही एक वर्ग कभी गद्दारी नहीं करता है, बाकी इसमें जितनी भी बुराइयाँ हों। और दूसरी बात कि हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मणवाद की गुलामी नहीं होती है। खास रिचुअल्स के दौरान है कि अच्छा पंडित जी को पैसा दो तो दे देता है आदमी, ऐसे थोड़े ना है कि तो वो जो कहते हैं खेत बेच दो, बधार बेच दो, तो क्या हम लोग सब बेच देते हैं? सब कुछ उनके कहे अनुसार नहीं चलता है। एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार है। उस दरमियान जैसे कहते हैं वैसे, चूँकि उनको उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी है, संस्कृत मंत्र जो भी है,
पढ़ते हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो आदमी मानता है। जिस दिन पीने खाने लगे, मछली शिकार हमारे साथ ही खाने लगे, कोई इज्जत नहीं रहती और भी दोस्त हो जाते हैं। सारे ब्राह्मण थोड़े ना पूजनीय है। अरे जो गुरु है, पुरोहित है, उसको आदमी कई ठो है उनसे पनियो भरवा लेता है, आदमी जाता नहीं 2 बोतल पानी भर के ले आओ, ऐसा होता है ना, 2 बोतल पानी लेके आओ, तो आदमी पानी भी भरवा लेता है उनसे। ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग पूजनीय नहीं। उसमें जो अपने पुरोहित हैं, जो उस अनुसार आचरण कर रहे हैं, जिनको आदमी उस अनुसार सम्मान देने के काबिल समझ रहा है, जो साथ में बैठ खा पी रहा है, उसको आदमी थोड़े ना उतना वेट देता है कि आप बहुत बड़का ब्राह्मण है तो कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा ये एक बड़ी थ्योरी एम.एन. श्रीनिवासन की, जो खुद की थ्योरी थी डोमिनेंट कास्ट की, उसको सीधे सीधे डिनाई कर देते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने से नहीं, जिस गांव में जिसकी ज़्यादा आबादी होती है उसका वर्चस्व रहता है। और कुर्मी एक ऐसी जाति है, चाहे जितनी भी इसकी संख्या हो, इसकी आबादी जहाँ भी है थोक थोक है, जिस गांव में भी है 80%, 60% ऐसे हैं। तो ऑलरेडी ये एक डोमिनेंट कास्ट एम.एन. श्रीनिवासन के जो भारतीय समाजशास्त्र के बहुत बड़े पुरोधा हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं, लगभग स्तंभ है समझिए भारतीय समाजशास्त्र के। एक तरफ सारे थिंकर रख दीजिए, एक तरफ इनको, तो बराबर है। तो वो जो है एम.एन. श्रीनिवासन डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी में वैसे जाति को जो गांव की 50% से ज़्यादा आबादी रखता है उसको डोमिनेंट कास्ट मानते हैं। और कुर्मी इस क्राइटेरिया पे बड़े अच्छे से खरा उतरता है। और उनके उस जो है कि केस स्टडी में दिखाया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण युवक आके बूढ़ी कुर्मी औरत के सामने लेट कर प्रणाम करता है और माई कह के संबोधित करते हुए पूछता है कि माई बेटी के लिए कौन सा कॉलेज पसंद करूं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि माई जो है कि कुर्मी है, वर्ण में उनसे नीचे है, फिर भी डोमिनेंट कास्ट की है, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। तो इस डोमिनेंट कास्ट थ्योरी को पूरी तरीके से वो हाइड कर देते हैं, जबकि कुर्मी एक डोमिनेंट कास्ट है। एम.एन. श्रीनिवासन और टी.एम.एच. से किताब आती है धर्मेंद्र की, वो भी धर्मेंद्र पांडे की, वो भी लिखते हैं। और भी जितने भी सोशल थिंकर, डोमिनेंट कास्ट में जाट, कुर्मी और गुजर को रखा गया है। ये एक्चुअल केस स्टडी है, मतलब सैद्धांतिक नहीं, एकदम केस स्टडी है, अप्लाइड रिसर्च है कि डोमिनेंट कास्ट है ये। इसका टोटली अनदेखी करते हुए बताएंगे कि आपको ये अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं था, जबकि प्राचीन काल से ही ये डोमिनेंट कास्ट के रूप में रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के मन में हीनतावादी भावना भर देते हैं। उससे क्या है कि कहीं भी लात खा के आ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है, संघर्ष करने का जज्बा ख़त्म हो गया। उनको लगता है कि सब कुछ भीमराव अम्बेडकर ने दिया, भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दे दिया संविधान में। तो छत्रपति साहू जी तो कुर्मी थे, उनको कौन पढ़ाया? शिवाजी को कौन पढ़ाया? उनके पिताजी को कौन पढ़ाया? अम्बेडकर ने कुर्मियों को पढ़ाया कि कुर्मियों ने अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बड़ौदा महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दिए? जो कुर्मी राजा थे, भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जिसमें मध्य प्रदेश और पूरा छत्तीसगढ़ के कई बड़े इलाके आते थे, सिंधिया महाराज की, तो क्या सिंधिया को ब्राह्मण पढ़ने नहीं देते होंगे? तो अजीब अजीब लॉजिक देते हैं और कॉमन सेंस इनके पास इतना कम है कि इनको कुछ समझा भी नहीं सकते अच्छे से। भाई, न हिंदी आता है, न इंग्लिश आता है, न भोजपुरी आता है, न मैथिली आता है, समझेंगे क्या? वोकैबुलरी ही नहीं है, वोकैबुलरी ही नहीं है, तो समझने की और समझाने की 4 ठो बात रट लिए हैं, उससे इतर जा नहीं सकते। और अंतिम बात ये है कि कुर्मी जिस चीज़ का शिकार है, मनुवाद नहीं, वो अपराध है। अकेले में ब्राह्मण की बेटी का भी रेप हो सकता है, तो क्या है, वो मनुवाद की शिकार हो गई थोड़े ना, वो अपराध की शिकार हो गई। और सब चीज़ को आप हिंदुत्व या मनुवाद नहीं ना कर सकते। फिर इंडियन पैनल कोड में रेप का अलग डिफिनीसन है, हत्या का अलग डिफिनीसन है, लूट का अलग डिफिनीसन है, सशस्त्र लूट का अलग डिफिनीसन है, किडनैपिंग का अलग डिफिनीसन है। इतना सारा क्यों? सबको एक बार में हिंदुत्व नहीं कह देता वो। इंडियन पैनल कोड में अंग्रेज तो पसंद भी नहीं करते थे हिंदुत्व को, तो सबको हिंदुत्व कह के चले जाते वो। लेकिन सारे क्राइम्स को उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया ना, तो इनका जनरलिफिकेशन इतना मतलब आसान है। और दूसरे पेपर पे एडिट करके, मोबाइल आ गया है जब से, ऐप एडिट करके फर्जी न्यूज़ छापते हैं।
लैपटॉप पे पेपर बना लेते हैं और उसका क्रॉप करके लगा देते हैं। हेडिंग देंगे नहीं किस डेट का छपा है, कौन सा पेपर है, कहाँ से छपा है, कुछ नहीं। तो अजीब एक माहौल बना दिया है इन्होंने, स्रोतों की विश्वसनीयता को एकदम ख़त्म कर दिया है। हर चीज़ हत्या, लूट, बलात्कार, हर चीज़ को हिंदुत्व ब्राह्मणवाद कैसे कह सकते हैं? फिर आईपीसी में इतनी सारी धाराएं 500 के आसपास क्यों हैं? सबको एक ही बार में हिंदुत्व कह देता वो। किसी तरह से इनका मोटिव ये है कि किसी तरह से हिंदुत्व बदनाम हो, मतलब इस लेवल पे हिंदुत्व के प्रति नफरत से भरे हैं कि इनकी बेटी की अगर हत्या हो जाए तो उसको, इनको दुख उतना नहीं होगा, उसको किस तरह से मतलब हिंदुत्व को बदनाम करने में उसका उपयोग हो सकता है, उस पे लग जाते हैं। ये एकदम एकलौता मोटिव और मिशन बना लिए हैं, किस तरह से हिंदुत्व को बदनाम किया जाए। हिंदुत्व तो अपनी जगह है। और ये कौन होते हैं गाइड करने वाले? आदमी खेती बधारी करता है, 50 लोग आते हैं खेत पे बोझा लेने, मनी लेने, खाली एक तो ब्राह्मण ही आता है, उसी को खाली बुरा कहते हैं। वो तो बेचारा आता है तो गमछी खोल के देखता भी नहीं क्या दिए, ये तो पुआ गिन गिन के ले जाते हैं। अब बुलाने पे वो आता है। अमेरिका में शादी कर लीजिएगा तो नहीं जाएगा, यही तो अमेरिका में भी शादी करके ये गांव पे तो आएंगे नेग मांगने। इनको मनुवाद से मुक्ति चाहिए। हम मुसलमान बन के भी सुलेमानी नाई बन के, तुर्कनाई बन के गणेश जी का पूजा करवा रहे हैं। इनको मनुवाद से मुक्ति चाहिए। उसी मनुवाद से मुक्ति के लिए मुस्लिम बने थे और आज आके तुर्कनाई बन के, कई गाँव में तो हिंदू नाई की जगह मुस्लिम नाई आते हैं, पूजा करवाते हैं, गणेश जी पे चढ़ाए हुआ पैसा ले जाते हैं। इनको मनुवाद की किस बात की भाई मुक्ति चाहिए? तुम मेहनत होता नहीं है, मनुवाद से मुक्ति चाहिए। और रोजी रोटी जो भी है उसी मनुवाद और जजमानी व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। नेग पे काम चल रहा है, किस हक से नेग मांगते हो? जब हिंदू नहीं हो, हिंदुत्व से ही दिक्कत है और उसी नेग से परिवार चल रहा है। कुर्मियों के दरवाजे पे जो नेग मिल रहा है, बोझा मिल रहा है, प्रजा पौनी बन के। रामनवमी का पुआ कबूल है, राम का अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। रामनवमी का पुआ सुखा के सालों भर खाएंगे, आराम के अस्तित्व पे उंगली उठाएंगे, यही ना है ना? पूरे गांव में घूम के इनकी माँ रामनवमी का पुआ बटोरेंगी। तो इस तरह का ड्यूअल नेचर और दोगलापन, इनके शिकार होने से बचिए। कुर्मी जिस चीज़ का शिकार है वो अपराध है, मनुवाद का शिकार नहीं है। कुर्मी किसी कारण बस मनहीन हो गया, लड़ना भिड़ना छोड़ दिया, मनोबल टूट गया, अखाड़ा जाना छोड़ दिया, इन सब का फायदा आपराधिक और रूप से संगठित जातियों ने उठाया और कुर्मियों के खिलाफ अपराध को प्रमोट किया। कुर्मी मनुवाद का नहीं, सामंतवाद का शिकार है, अपराध का शिकार है, मनबड़ों का शिकार है। बनिया हो गया, लाला हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये लोग असुरक्षित हैं क्योंकि इनके समाजों ने सुरक्षा पे कभी ध्यान नहीं दिया, ज्ञान पे ध्यान दिया। कुर्मी, बनिया, लाला तो ये मनुवाद के शिकार नहीं है, ये अपराध के शिकार हैं, अपराधियों के शिकार हैं, संगठित अपराध के शिकार हैं। और इसका प्रतिकार ये है कि आप अपने समाज को मजबूत करें, अपने समाज के मजबूत लोगों के पास पीछे खड़े हो जाएं, उनको जिस तरह से हो, धन से हो, बल से हो, नैतिकता से हो, जैसे भी हो उनको समर्थन करें। लेकिन कभी भी कुर्मी मनुवाद का शिकार नहीं है, कुर्मी अपराध का शिकार है, गुंडावाद का शिकार है। और गुंडों से लड़ाई में धर्म परिवर्तन की बात नहीं आती है, गुंडों से लड़ाई लड़ी जाती है लाठी से। आप सेल्फ डिफेंस का सिस्टम डेवलप करके और टोटली इसको गलत तरीके से मोनोपोलेट करके गुंडावाद को मनुवाद बता देते हैं। अंधेरे में ब्राह्मण की बेटी का भी रेप होता है, बल्कि ब्राह्मण तो शायद सबसे ज़्यादा अपराध का शिकार है। हर गांव में 2-4 घर हैं, जजमानों ने बसा रखा है, आसानी से विक्टिम बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो अपराध के वही शिकार हैं, लेकिन वो इसको कम से कम इस रूप में देखते हैं कि हम अपराध के शिकार हैं। वो कभी नहीं देखते हैं कि हम मनुवाद के शिकार हो गए, क्योंकि वो तो खुद ही शीर्ष पे हैं तो इसको कह भी नहीं सकते बेचारे। लेकिन हाँ, कुर्मी के मामले में बहाना ये बन जाता है कि हम मनुवाद के शिकार हो गए, जबकि सच बात ये है कि आप अपराध के शिकार हुए हैं, गुंडावाद के शिकार हो। आप तो खुद इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं, आप कैसे क्यों मनुवाद के शिकार होंगे? पूरी धरती पर न्याय विधान करने का आपको अधिकार मिला है, सब कुछ मिला है, आप कैसे मनुवाद के शिकार हो जाएंगे भाई? आपकी परंपरा
राम से शुरू होती है तो आगे शिवाजी पे आपका अंत होता है। आप तो सर्वोच्च और पवित्र खुद हैं। आपका वंश छोटा नहीं है, आपकी लाठी कमजोर है। आपका कुल, खानदान और रक्त, इसमें कोई कमी नहीं है, आपकी लाठी में कमी है। और इसको इस रूप में आप नहीं बना सकते हैं कि आप छोटे कुल से हो या शूद्र हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। वही जाट गुजर तो ओबीसी में है, तो ओबीसी का मतलब वो मन में हीनता की भावना कितनी बार लाते हैं, चढ़ के रहते हैं। एक वो कुर्मी ही ऐसी जात है जो कि ओबीसी होने का मतलब दब्बू रहेंगे, हीन रहेंगे, हिंदुत्व को छोड़ देंगे, हई बन जाएंगे, हऊ बन जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर हमको पढ़ने का अधिकार दे दिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिए। ऋग्वेद में महिलाओं ने लिखा है 5-5, 10-10 श्लोक। लोपामुद्रा, गार्गी, कई महिलाएं विद्वान विदुषी महिलाएं ऋग्वेद के समय से हैं। तो इस तरह के उनके फर्जी प्रोपेगेंडे इतने ज़्यादा हैं कि मत कहिए। ऐसा ऐसा छोटा छोटा सवाल है, अनपढ़ भारत की जनता है उसका फ़ायदा उठाते हैं कि सरस्वती जी ने किस स्कूल से पीएचडी किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किस स्कूल से पीएचडी किया था, उसको भी तो पढ़ा जाता है। फ्लेमिंग ने किस स्कूल से किया था, न्यूटन ने किस स्कूल से पीएचडी किया था। क्या पीएचडी करना ही विद्वता का एक सूचक है? पंडित राजा राम मोहन राय ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था, उनके थ्योरी पे हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय किस यूनिवर्सिटी से थे, हेडगवार किस यूनिवर्सिटी से थे, गांधी किस यूनिवर्सिटी से थे, विवेकानंद किस यूनिवर्सिटी से। जरूरी है कि पीएचडी करेंगे तभी आप विद्वान होंगे? तो इस तरह का उनके अजीब अजीब सवाल होते हैं। अब बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, आईटीआई डिप्लोमा वालों को अपना शिकार बना लेते हैं। पढ़े कम है, इनके ग्रेड पे भी अच्छा है, पढ़ाई के तुलना में अध्ययन इन्होंने बहुत अच्छा ज़्यादा गहराई से किया नहीं है, इनको सबसे पहले वो अपना शिकार बना लेते हैं। इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी को उनको, लेकिन सामाजिक मामलों में वो बहुत कम जानते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा ये उठाते हैं।